जब हम कोशिकाओं में एटीपी के उत्पादन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जिस प्रक्रिया का ध्यान आता है, वो है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? सरल शब्दों में ये ग्लूकोज के अणु को विभाजित करने की प्रक्रिया है। ग्लाइको का अर्थ है ग्लूकोज और लाइसिस का अर्थ है विभाजन। ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन यौगिक है, इसे विभाजित करके दो 3 कार्बन यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। ये 3 कार्बन यौगिक क्या होता है? इसे हम पायरुवेट या पायरुविक अम्ल यानी कि पायरुविक एसिड कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में 6 कार्बन ग्लूकोज को दो 3 कार्बन पायरुवेट अणुओं में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान एटीपी और इलेक्ट्रॉन वाहक जैसे NADH का उत्पादन भी होता है। ग्लाइकोलिसिस के दो प्रमुख चरण होते हैं। पहला, निवेश चरण। इस चरण में एटीपी का उपयोग किया जाता है। दूसरा, लाभ चरण। इस चरण में एटीपी का उत्पादन होता है। क्योंकि हम इस प्रक्रिया में कुछ एटीपी का उपयोग करके अधिक एटीपी उत्पन्न करते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया के अंत में शुद्ध रूप से एटीपी की एक निश्चित मात्रा प्राप्त होती है। इस शुद्ध एटीपी की गणना हम आगे करेंगे। ग्लाइकोलिसिस की शुरुआत ग्लूकोज से होती है। हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम ग्लूकोज पर काम करता है और चूंकि ये एक काइनेज एंजाइम है, ये एटीपी की मदद से एक फॉस्फेट समूह को ग्लूकोज में जोड़ता है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अभी भी एक 6 कार्बन यौगिक है, बस इसमें छठे कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अगला चरण फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम द्वारा संचालित होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को इसके आइसोमर यानी कि समावयवी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। यहाँ समावयवी ऐसे अणु होते हैं जिनका आणविक सूत्र समान होता है, लेकिन उनकी संरचना भिन्न होती है। इसलिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी एक 6 कार्बन यौगिक है। अगले चरण में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में परिवर्तित किया जाता है। बिस का मतलब होता है 2 और इस प्रक्रिया को फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम उत्प्रेरित करता है। इस चरण में एटीपी का उपयोग किया जाता है। यहाँ एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट में विभाजित किया जाता है और फिर इस अकार्बनिक फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जोड़ दिया जाता है, जिससे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट मिलता है। इस प्रकार निवेश चरण में 2 एटीपी अणु उपयोग होते हैं। अब एल्डोलेज एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को दो 3 कार्बन यौगिकों में विभाजित किया जाता है। इनमें से एक होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे हम G3PP कह सकते हैं, और दूसरा होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे हम DHAP कह सकते हैं। ये दोनों यौगिक एक दूसरे के समावयवी होते हैं। यहाँ आइसोमेरेज एंजाइम DHAP को ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदलता रहता है, क्योंकि G3P ही वह यौगिक है जो आगे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया को जारी रखता है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो अणु 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दो अणुओं में परिवर्तित होते हैं। इस प्रक्रिया में NAD+ और अकार्बनिक फॉस्फेट अभिक्रिया करके NADH का उत्पादन करते हैं और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। अब इस 3 कार्बन यौगिक में 2 फॉस्फेट समूह होते हैं। फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम एक फॉस्फेट समूह को ADP के साथ जोड़कर ATP उत्पन्न करता है। इस प्रकार 2 ATP अणु उत्पन्न होते हैं, जो लाभ चरण का हिस्सा होते हैं। इस चरण के अंत में हमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु मिलते हैं। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तित करता है। यहाँ मूल रूप से यह हो रहा है कि फॉस्फेट समूह की स्थिति बदली जा रही है। पहले ये तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये म्यूटेज एंजाइम की मदद से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अणुओं से 2 फॉस्फोग्लिसरेट अणु बनते हैं।
टू फॉस्फोग्लिसरेट को टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या पीईपी में परिवर्तित किया जाता है और इसमें एनोलेज एंजाइम की मदद ली जाती है। ये एनोलेज, जिसे हाइड्रेटेज एंजाइम भी कहा जाता है, पानी के उत्पादन में भी शामिल होता है। तो जब टू फॉस्फोग्लिसरेट को टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में परिवर्तित किया जाता है तो दो अणु पानी भी निकलते हैं। याद कीजिए, आपने पहले पीईपी के बारे में कहाँ पढ़ा है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम चरण टू फॉस्फेनॉल पायरुवेट के दो अणुओं को पायरुवेट या पायरुविक एसिड में परिवर्तित करता है। यहाँ पायरुवेट काइनेज एंजाइम काम करता है और एटीपी का उत्पादन करता है। इस प्रक्रिया में भी दो एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। अंततः 6 कार्बन ग्लूकोज अणु से हम 3 कार्बन पायरुवेट अणु प्राप्त करते हैं। पायरुवेट का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड या एथेनॉल का निर्माण होता है। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो पायरुवेट ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होता है, जो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। तो अंत में अधिक एटीपी का उत्पादन होता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला निवेश चरण और दूसरा लाभ चरण। निवेश चरण में 2 एटीपी अणुओं का उपयोग किया जाता है। एक एटीपी का उपयोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलने के लिए होता है और दूसरा एटीपी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में बदलने के लिए। तो इस चरण में एटीपी का कुल उपयोग हुआ 2 एटीपी। लाभ चरण में 4 एटीपी का उत्पादन होता है। 2 एटीपी का उत्पादन तब होता है जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है और अन्य 2 एटीपी तब उत्पन्न होते हैं जब 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को पायरुवेट में परिवर्तित किया जाता है। साथ ही इस चरण में 2 NADH भी उत्पन्न होते हैं, जो बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और अधिक एटीपी उत्पादन में मदद करते हैं। तो कुल एटीपी उत्पादन हुआ 4 एटीपी। अब शुद्ध एटीपी की गणना करने के लिए हम लाभ चरण में उत्पन्न एटीपी में से निवेश चरण में उपयोग किए गए एटीपी को घटाते हैं। तो शुद्ध एटीपी हो गए उत्पादन के 4 एटीपी ऋण उपयोग के 2 एटीपी, यानी कि 2 एटीपी। संक्षेप में ग्लाइकोलिसिस की शुद्ध प्रतिक्रिया इस समान कही जा सकती है। 1 ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस 2 ADP 2 अकार्बनिक फॉस्फेट हमें देते हैं 2 पायरुवेट प्लस 2 NADH प्लस 2 H प्लस 2 ATP प्लस 2 H2O यानी कि पानी। इस तरह ग्लाइकोलिसिस की प्रतिक्रिया के दौरान शुद्ध रूप से 2 एटीपी का उत्पादन होता है।